बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वो है सिंथेटिक पॉलीमर। जैसा कि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे बायोकेमिस्ट्री एंड स्पेशली 100+ क्वेश्चन डिस्कस किए थे रिलेटेड टू बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह आज हम सिंथेटिक पॉलीमर के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो पॉलीमर ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। पॉली मीन मैनी एंड मर मीन पार्ट्स आर यूनिट्स। तो पॉलीमर का मतलब होता है मैनी पार्ट्स आर मैनी यूनिट्स। तो इसका ये होगा ग्रीक। नेक्स्ट, बोना एस इज़ अ पॉलीमर। बोना एस ये एक्चुअल में एक एडिशन पॉलीमर है। ये एक एडिशन पॉलीमर है और इसके मानोमर होते हैं ये ब्यूटाडाइइन 1,3 ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन। ये इसके मानोमर होते हैं। ये हमारे पास है स्टाइरीन। इसको हम लेते हैं जब इसको प्रिपेयर करना होता है, सिंथेसाइज करना होता है 3:1 रेशो के साथ हम लेते हैं ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। और इसको हम कहते हैं बोना एस, बोना बी यू। यहाँ पे जो बी यू ये स्टैंड कर रहा है ब्यूटाडाइन को और एस स्टैंड कर रहा है स्टाइरीन को। और एन ए यहाँ पे ये जो पॉलीमर है मानोमर से बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। तो सोडियम की वजह से यहाँ पे है एन ए, यहाँ पे है एन ए, तो इस वजह से इसको कहा जाता है बोना एस। कि इसका एक और नाम भी है एस बी आर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़। तो ये एक एडिशन पॉलीमर है। ये एक एडिशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। बहुत इसका यूज़ होता है ऑटोमोबाइल टायर्स जो हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल केबल्स जो होती हैं उनके इंसुलेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। फ्लोर जो टाइल्स हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़, या इसको कहते हैं बोना एस। नेक्स्ट है बैकलाइट इज़। बैकलाइट क्या है? एक एडिशन पॉलीमर है। नहीं, एडिशन नहीं, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। सेकंड पे है एलास्टोमर। तो एलास्टोमर भी नहीं है। याद रखें पॉलीमर को क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 4 टाइप्स हैं इसकी। उसमें आते हैं एलास्टोमर्स आते हैं जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और सेकंड पे होते हैं फाइबर्स। एलास्टोमर में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और उसको यानी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है वीक फोर्सेस की वजह से। और सेकंड पे आते हैं फाइबर्स। तो फाइबर में मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, फोर्सेस होती हैं। जैसे कि नाइलॉन 6 वगैरह, तो उनमें वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं अमीन हाइड्रोक्सल वगैरह। तो इस वजह से तो इनकी इलास्टिसिटी कम होती है, टफ़ होते हैं एलास्टोमर की निस्बत जो फाइबर होते हैं। उसके बाद आते हैं थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो 4 कैटेगरीज हैं पॉलीमर की बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसमें यहाँ पे है एलास्टोमर, तो बैकलाइट नहीं है, ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। बैकलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इसका हम नन करेंगे। बैकलाइट एक्चुअल में ये फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल की पॉलीमराइजेशन से इसको प्रिपेयर करते हैं। और इसमें भी आगे फिर इसकी जो कैटेगरीज होती हैं बैकलाइट की, कि एक होता है लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बैकलाइट। तो उसको हम यानी कि वो उसकी इलास्टिसिटी या इस कैटेगरी में वीक फोर्सेस और उसकी टफनेस कम होती है। तो उसको हम जो ये लकड़ी होती है इसको बाइंड करने के लिए ग्लू वगैरह जो बनाते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और एक होता है हाई डेंसिटी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी जिसमें मानोमर ज़्यादा होते हैं। तो उसको हम जो ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, इसी तरह जो बैरल्स हैं फार्मिका टेबल वगैरह, वो बनाए जाते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बैकलाइट के। तो बैकलाइट पॉलीमर है
फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल का। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी से मैच नहीं कर रहा, तो ये एक अगर बॉन्डिंग के लिहाज से हम इसको कैटेगरी में रखें तो वो आएगा हमारे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको अगर हम हीट करें तो सॉफ्ट हो जाएं, उसके बाद दोबारा जिस भी शेप में जाएंगे तो नेक्स्ट फिर उनको हीट करने से वो सॉफ्ट नहीं होते, वो हार्ड ही होते हैं, यानी उनको हम मोल्ड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा डी, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 क्या होता है? ये पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है और इसको हम प्रिपेयर करते हैं नाइलॉन 66 को। इसमें हमारे पास मोनोमर्स होते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन, ये स्ट्रक्चर, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड, सॉरी ये NH2 और एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड में CH2 4 होते हैं और साइडों पे कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो इसमें 6 कार्बन है, मोनोमर जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है, और एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, इस वजह से इसको कहा जाता है नाइलॉन 66। तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं इन मोनोमर से। हाई टेम्परेचर 380 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर देना पड़ता है और हाई प्रेशर पे ये पॉलीमर सिंथेसाइज होता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं टेक्सटाइल में शीट्स बनाने के लिए। इसके अलावा इसको वूल के साथ, कॉटन के साथ इसको ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है और ये यूज़ होता है सॉक्स और स्वेटर्स वगैरह के लिए। और जो क्लाइंबिंग रूप्स होती हैं उसमें भी नाइलॉन 66 को यूज़ करते हैं। इसी तरह जो गाड़ियों के टायर कार्ड्स होते हैं, यानी कि जो टायर्स होते हैं उनके अंदर फाइबर होता है, वो नाइलॉन 66 भी उसमें यूज़ किया जाता है, नाइलॉन 6 को भी उसके अंदर यूज़ करते हैं उसमें। तो यहाँ पे इसका ये तो कुछ था इसके बारे में। तो कौन सी कैटेगरी यहाँ पे मैच नहीं करी? सिंथेटिक पॉलीमर तो ये है और ये फाइबर से बिलोंग करता है। नाइलॉन 66 याद रखें फाइबर से बिलोंग करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये पहले भी इसमें बताया कि जो इलास्टोमर हैं उनमें वीक फोर्सेस होती हैं और जो फाइबर्स होते हैं उनमें स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम होती है और वो बिकॉज ऑफ स्ट्रांग इंटरमालिकुलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल फोर्सेस। तो ये फाइबर से बिलोंग करते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर है। सभी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे पूछा गया नॉट, तो फिर इसका डी ही करेंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर ऑफ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो है इसके जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स इसका होता है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन ये इसका होता है, ये स्ट्रक्चर है आइसोप्रीन का, ब्यूटाडाइन ही होता है और उसका ये डेरिवेटिव है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसमें स्टीरियो आइसोमर में हमने देखना होता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर, और यहाँ पे कोई कायरल सेंटर तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे तो कोई यानी कि कार्बन के साथ 4 ग्रुप तो है नहीं डिफरेंट, तो कायरल सेंटर नहीं है। इसके बाद हम इसमें देखें यानी ऑप्टिकल आइसोमर तो इसके नहीं होंगे। इसके बाद हम इसमें देखेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर मीन के वो कार्बन जो एक तो डबली बॉन्डेड कार्बन होगी और उसके साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसके साथ तो 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच, यानी एक H है और दूसरा ये जो लेफ़्ट साइड पे एक बड़ा ग्रुप है ये लेंगे, लेकिन इस साइड पे हमारे पास H2 है, तो ये कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है सेम है और इस साइड पे भी दोनों हाइड्रोजन है, तो ये CH2 है। तो इस लिहाज से इसका कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं होंगे। तो हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर ऑफ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, तो इसके नन होंगे। अगर ज़ीरो होता तो फिर इसका वो आंसर करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर की सबसे पहले तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप उसमें देखें कि उसमें मोनोमर कौन से हैं। जनरली यही होता है कि जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही उन पॉलीमर का उनको हम सिंथेसाइज करते हैं। और जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, स्पेशली बाई फंक्शनल ग्रुप, तो जैसे एडिपिक एसिड है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है, एप्थैलिक एसिड है, टॉर्फथैलिक एसिड है, डाइअमाइनो बेंजीन है। तो इसके रिलेटेड बहुत से हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो इस तरह वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू हम उनको सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे पॉलीमर को जिनमें मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं स्टाइरून। स्टाइरून तो स्टाइरीन का जो पॉलीमर है, पॉलीस्टाइरीन को ही स्टाइरून कहा जाता है। तो ये तो एक होमोपॉलीमर है और इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। इसी तरह इसमें है टेरोलिन है। तो इसमें टेरोलिन के अंदर इसके मोनोमर होते हैं टॉर्फथैलिक एसिड और ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको डेक्रान भी कहा जाता है। बहुत से नाम हैं इसके, टेरोलिन भी कहते हैं इसको, डेक्रान भी कहते हैं, मेलार भी कहते हैं, मेलार MYLAR। और इसका एक और नाम भी है और वो है क्रोनार। तो ये किसके कमर्शियल नेम है। ये बी ऑप्शन जो है मैं इसका अब तज़किरा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसमें तो फ्थैलिक एसिड भी आ गया, पैराफ्थैलिक एसिड, या जिसको 1,4 डाई बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या टर्फथैलिक एसिड भी कहते हैं। और इसके साथ इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो ये तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करेंगे। पॉलीप्रोपाइलीन है तो ये प्रोपीन का आइसोमर है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, इसमें भी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी है हमारे पास, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू सिंथेसाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट इसके बारे में मैं थोड़ा मज़ीद बता दूं, जो हमारे पास सेकंड पे है, जिसको डेक्रान भी कहते हैं या टेरोलिन भी कहते हैं। तो ये इसके बारे में बताया कि इसमें मोनोमर होते हैं, इसमें ग्लाइकोल होता है और टर्फथैलिक एसिड। इसके अलावा इसमें जो कंडीशन होती है इसको सिंथेसाइज करने के लिए, कैटलिस्ट होता है जिंक एसीटेट, इसी तरह एंटीमनी ऑक्साइड। अच्छा, ये चीज़ एक याद रखें, अमूमन वही यानी जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं उनमें हम कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, दूसरों में भी कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम, लेकिन इसमें कोई स्पेशली ये जो है, जैसे यहाँ पे इसको सिंथेसाइज करने के लिए टेरोलिन या डेक्रान को सिंथेसाइज करने के लिए जिंक एसीटेट को यूज़ करते हैं। और इसी तरह एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड को एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड और जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट, ये फार्मूला है जिंक एसीटेट का, एसी एसीटाइल को शो करता है, CH3CO को, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। तो ये इसमें, इसके अलावा इसमें कंडीशन होती है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे 420 केल्विन से 460 केल्विन तक ये रिएक्शन होता है। तो आपने इन चीज़ों को नोट करना है साथ साथ। तो किसी नहीं, कैटलिस्ट पूछ सकते हैं, मोनोमर पूछ सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो ये चीज़ें आपने साथ साथ नोट करनी है। तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं या ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, कोशिश यही की जाती है कि एक क्वेश्चन हो तो वहाँ पे ये ना हो कि टू द पॉइंट आपको सीखने को मिले, बल्कि उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस चीज़ का जो आपने इससे फ़ायदा उठाना है। तो ये एक जो है हमारे पास डेक्रान की सिंथेसिस के लिए कंडीशन थी। इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं कॉटन वूल के साथ मिक्स करके, इसके जो बनाए जाते हैं क्लोथ्स वगैरह में यूज़ होता है। इसके अलावा हेलमेट जो हैं वो भी इसके हेलमेट्स में भी इसको यूज़ करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है ना, जो टेरोलिन है या डेक्रान इसको कहते हैं। ठीक है, तो चले नेक्स्ट एक और के यहाँ पे यूट्यूब चैनल जो है, अगर आप उस पर
उसकी यही होती है कि एक आंसर की का एक्सप्लेनेशन देने का मकसद आपके लिए आसानी पैदा करना। बाकी एक चैनल है तो उसका भी एक यानी कि कोई भी काम होता है तो उसका एक मकसद होता है, ठीक है। तो ये टीचर जो होता है, जब आप जैसे यूट्यूब चैनल पे अगर वो लेक्चर दे रहा है तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें, इसके अलावा लाइक भी करें। अब यही देखा होता है कि कितने व्यूज़ आते हैं, लोग देखते भी हैं, लेकिन लाइक ये कॉमन चीज़ है, ये कोई इसमें कोई ये बात नहीं है कि लाइक करने वाली बात होती नहीं है तो हम लाइक, ये कॉमन चीज़ है। यानी कि आपका एक्सपीरियंस होगा बल्कि बाज़ दफ़ा जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे लाइक भी भूल जाता है। तो यानी कि मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो इस लिहाज से आपने लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है और कमेंट भी करने हैं। इसमें कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में समझने में तो उस पे आप वहाँ पे क्वेश्चन भी रेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह यहाँ पे हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यानी जिनको सीखने के बाद आपको मज़ीद केमिस्ट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके पढ़ना पड़ती है, तो आपका उससे शौक़ भी बढ़ता है। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद इस पे यानी एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब ये अभी चल रहे हैं ये जो क्वेश्चन हैं, तो एक चैप्टर का क्वेश्चन रह गए, इसके बाद दोबारा से हम फिर इनको मज़ीद जो है उन्हीं चैप्टर के रिलेटेड एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो आपने वीडियो को कभी भी लाइक करना, जब ऑन करें आप उसको लाइक कर दें, जहाँ पे अच्छी लगे कमेंट्स कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। एक टीचर होता है, आप उसे वो जो कह रहा होता है तो एक स्टूडेंट होता है जो उसे फॉलो कर रहा होता है, जो उसमें उसके जो वर्क होता है उसमें वो इंटरेस्ट उसका पैदा हो रहा होता है। तो अगर वो है उसमें टीचर की बात नहीं मानेगा तो इसको फिर यानी कि दुआ नहीं निकलेगी। तो इस चीज़ को यानी कि आपको ये चीज़ कही गई है और ये चीज़ इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आपने इस पे भी ध्यान देना है। तो इसका ये फिर मकसद जो है ना वो एक यानी एक इसको एक इसमें एप्रिशिएशन होती है, या एक से फिर नए से अच्छा वर्क करने को ज़्यादा दिल करता है। हर इंसान का जो भी कोई काम कर रहा होता है उसको एप्रिशिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो उससे बेहतर परफॉर्म करेगा नेक्स्ट टाइम। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने इस चीज़ को प्रमोट भी करना है जिसका मैंने अभी तज़किरा किया। तो चलें ये था हमारे पास क्वेश्चन 5 था। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर हमारे पास दो तरह के जो इस लिहाज से पॉलीमर की टाइप्स हैं, एक होते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर और दूसरे होते हैं स्टेप ग्रोथ। चेन ग्रोथ में अमूमन एडिशन पॉलीमराइजेशन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, और उसमें ये होता है कि एक मोनोमर को जब कोई भी इनिशिएटर जैसे पेरोक्साइड वगैरह हैं ये इनिशिएट करते हैं तो वो आगे इतना एक तो वो चेन को ग्रोथ कर रहे होते हैं, यानी उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा होता स्मॉल मालिक्यूल का, तो चेन ग्रोथ का ग्रो कर रही होती है 1 बाई 1 उसी हिसाब से उसी लेंथ से। और उसमें जो है इंटरमीडिएट बन रहे होते हैं, यानी एक मोनोमर इनिशिएटर से इनिशिएटर ने एक मोनोमर पे अटैक किया तो उसका इंटरमीडिएट बना दी, जैसे फ्री रेडिकल होते हैं, तो उसने नेक्स्ट पे अटैक किया तो वो भी तो फ्री रेडिकल ही बनेगा ना जब तक टर्मिनेशन नहीं होगी। तो इस तरह वो रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं और चेन एक ग्रोथ कर रही होती है, तो इसको कहते हैं चेन ग्रोथ। यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन के जितने भी पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू सिंथेसाइज किए जाते हैं हम उनको कहते हैं कि वो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के थ्रू सिंथेसाइज किए गए हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं स्टेप ग्रोथ। उसमें क्या होता है कि बाई फंक्शनल ग्रुप मोनोमर आपस में उनका कंडेंसेशन होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक HCl अमोनिया वाटर वगैरह का रिमूवल होता है, तो उससे वो एक स्टेप वाइज और उसमें चेन ग्रो नहीं कर रही होती, और उससे उसको कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो ग्रोथ का ये मतलब उसमें हमने चेन ग्रोथ में ग्रोथ लगाया तो उसमें भी चेन ग्रो कर रही है, तो उसमें हमने इस लिहाज से चेन ग्रोथ कहा
कि वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है और उसकी वजह से मज़ीद चेन ग्रोथ करती है। और ये स्टेप वाइज ग्रो कर रही होती है, यानी कि एक बना बाई फंक्शनल ग्रुप से कंडेंस हुआ, यानी जब दो पॉलीमर बनेंगे उनकी दो साइडें आपस में लिंक होंगी तो उनका जो दूसरी साइड पे फंक्शनल ग्रुप होगा वो तो उसी तरह ही रहेगा। जैसे यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, हमारे पास मानोमर है, जैसे ए मानोमर है, ठीक है, इसके दोनों साइडों पे ओ एच ग्रुप लगे हुए हैं, अटैच हैं, तो मैं इसको ए कर लेता हूँ। इसी तरह एक कोई और मालिक्यूल है उसके बी फंक्शनल ग्रुप पे, जैसे कार्बोक्सिल, दोनों बी को कार्बोक्सिल मान लें, दरमियान में उसका सेंटर पार्ट है मालिक्यूल का, तो यहाँ से तो ये मालिक्यूल में से जो भी कंडेंसेशन, इनकी कंडेंसेशन होगी, जो भी रिमूव होगा, लेकिन साइडों पे ये रहेंगे, तो ये एक स्टेप ग्रोथ, स्टेप वाइज चलेगा, यानी कि इसमें कोई रिएक्टिव स्पीशीज़ तो नहीं बन रही, नेक्स्ट आएगा वो अटैच होगा, तो इस लिहाज से तो जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू मानोमर सॉरी पॉलीमर बनते हैं वो होते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो यहाँ पे देखें कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू नहीं बना, नाइलॉन 6 तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही बनता है। पॉलीब्यूटाडाइन है तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ये आएगा चेन ग्रोथ पॉलीमर में। ग्लेप्टल है, ग्लेप्टल ये हमारे पास सेम होता है, जस्ट थोड़ा मानोमर का इसमें डिफरेंस होता है, यानी ये पॉलीस्टर जो कॉमन पॉलीस्टर हम लेते हैं, टेरोलिन, डेक्रान, मेलार, इसका कोरोनार, तो ये एक ही पॉलीमर के नाम है। जिसको पॉलीएस्टर जो कॉमन लेते हैं, टेरोलिन, डेक्रान, तो उसमें हम लेते हैं ग्लाइकोल और टर्फथैलिक एसिड, और ग्लेप्टल के अंदर हम लेते हैं, ग्लेप्टल के अंदर हम लेते हैं, ग्लेप्टल के अंदर हम लेते हैं ग्लाइकोल और आर्थोफ्थैलिक एसिड, ग्लाइकोल और आर्थोफ्थैलिक एसिड। वहाँ पे हम लेते हैं पैराफ्थैलिक एसिड, या जिसको हम टर्फथैलिक एसिड भी कहते हैं, और यहाँ पे लेते हैं हम आर्थोफ्थैलिक एसिड, या जिसको हम कहते हैं बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये ग्लेप्टल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये भी एक पॉलीएस्टर ही है, पॉलीकार्बोनेट्स भी कहते हैं इनको, तो इसका ऑप्शन सी होगा, सॉरी इसका ऑप्शन होगा, मैंने ग्लेप्टल पे वैसे इसके बारे में बताया। और स्टेप ग्रोथ यानी कि इसमें जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू नहीं बना वो है पॉलीब्यूटाडाइन। नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ, तो नेचुरल रबर ये पॉलीमर है आइसोप्रीन का, और उसमें भी ट्रांस आइसो सॉरी सिज आइसोप्रीन का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, ये होता है आइसोप्रीन या 2 मिथाइल आइसोब्यूटाडाइन। तो इसका आइसिज इसमें सिज अरेंजमेंट होती है, यानी जो नेचुरल रबर है इसमें इसके मानोमर एक सिज अरेंजमेंट में उनका आपस में लिंकेज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। न्यूप्रीन ये तो सिंथेटिक रबर को कहते हैं। इसके बाद ट्रांस आइसोप्रीन ये हमारे पास होता है, ट्रांस आइसोप्रीन हमारे पास होता है, इसको कहते हैं गूटा पर्चा, और ये हाईली क्रिस्टलाइन होता है, नॉन इलास्टिक होता है, और इसमें पैकिंग भी ज़्यादा होती है। जबकि जो नेचुरल रबर है जिसमें सिज आइसोप्रीन होता है तो नेचुरल रबर के अंदर जो मानोमर्स होते हैं वो 11,000 से 20,000 तक मानोमर होते हैं, 20,000 तक नेचुरल रबर में, और वो इलास्टिक भी होता है, नॉन क्रिस्टलाइन भी होता है। लेकिन जो ट्रांस आइसोप्रीन का पॉलीमर है जिसको गोटा पर्चा कहते हैं, उसके वो क्रिस्टलाइन भी होता है, हाईली क्रिस्टलाइन होता है, नॉन इलास्टिक होता है, हार्ड भी होता है, उस मतलब उसमें टफनेस बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी वजह यही होती है कि उसमें ट्रांस अरेंजमेंट होती है मानोमर्स की, और ट्रांस में पैकिंग ज़्यादा होती है, यानी उसमें पैकिंग अच्छी होती है, पैकिंग अच्छी होगी तो फिर उसमें टफनेस ज़्यादा आएगी, इलास्टिसिटी कम आएगी। इलास्टिसिटी यही होता है ना कि उसमें जो लचक या उसको हम डिफॉर्म करते हैं, फिर वो दोबारा उसको अगर फोर्स से उससे हटाते हैं तो वो दोबारा उसी शेप में हो जाएगा। तो ट्रांस जो पॉलीआइसोप्रीन है
ये इसमें क्लोज पैकिंग होती है और इसकी नॉन इलास्टिक होता है, जबकि जो सिज आइसोप्रीन है, सिज पॉली आइसोप्रीन है, ये इसमें क्योंकि सिज अरेंजमेंट होती है, पैकिंग तो अच्छी नहीं होगी और उसमें जो उसका इलास्टिसिटी है वो उसमें होती है। ठीक है, तो ये था इसका इसका आंसर होगा यहाँ पे नन, यहाँ पे होना था सिज पॉली आइसोप्रीन। उसके बाद है पॉलीमर ऑफ प्रोप टू इन नाइट्राइल, ये हमारे पास है प्रोप टू, ये है CHCN, जिसको हम अक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो ये पॉलीमर होता है ये उर्लान का, ये सी ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी इसमें जो डेक्रान है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है। बहुत तज़किरा किया, ग्लाइकोल और टर्फथैलिक एसिड से हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। और जो सारान है, सारान को हम प्रिपेयर करते हैं विनाइल क्लोराइड और 1,1 डाइक्लोरो इथीन से। ठीक है, ये मैं इसका लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको हम सिंथेसाइज करते हैं विनाइल क्लोराइड से, विनाइल क्लोराइड से और 1,1 डाइक्लोरो इथीन से। ठीक है, तो ये भी हमारे पास नाइट्राइल से नहीं, तो इसका सी ऑप्शन ही होगा। इसका जो ये मोनोमर है ये स्टेटमेंट में दिया गया। द पॉलीमर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिक्वेस बोतल, तो बोतल में कौन सा, ये लो डेंसिटी लो डेंसिटी पॉलीइथीन को यूज़ करते हैं, लो डेंसिटी पॉलीइथीन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ये होगा स्टायरोन, तो हम स्टायरीन को कहते हैं, पॉलीस्टायरीन को, और PMMA ये कहते हैं पॉलीमिथाइलिन मैथ अक्राइलेट, पॉलीमिथाइलिन मैथ अक्राइलेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, और HDPE कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथीन को। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ विच पॉलीमर इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ विच पॉलीमर इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास होता है नाइलून 6, नाइलून 6 में हाइड्रोलिसिस भी इन्वॉल्व होती है। एक्चुअल में नाइलून 6 जो है इसको हम प्रिपेयर करते हैं, मैं इसका रिएक्शन लिखूँगा, इसको हम प्रिपेयर करते हैं हेक्सेन से, यानी इस स्टार्टिंग मटेरियल होता है हेक्सेन, हेक्सेन का इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ऑक्सीडेशन से इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड में चेंज होगा साइक्लोहेक्सानोन में। फिर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सल अमीन के साथ, हाइड्रोक्सल अमीन के साथ ये सिंपल उसी तरह लाइक अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन होगा, तो इससे ये बनेगा एग्जाइम। ये हमारे पास यहाँ पे तो O तो चला जाएगा और ये H2 यहाँ से, तो पीछे यहाँ पे NOH, ये एग्जाइम प्रोड्यूस होगा। अब क्या है कि नेक्स्ट जो एग्जाइम है ये हमारे पास ये एग्जाइम, इसको हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो ये रीअरेंजमेंट होगी और इसमें कुछ इस तरह ये कंपाउंड बनता है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग है। यहाँ पे NH भी होगा, इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम, इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम। लैक्टम क्या होते हैं, जो साइक्लिक अमाइड को हम लैक्टम्स कहते हैं, साइक्लिक अमाइड कार्ड लैक्टम्स। तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस होगा, इसके बाद हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि जो पानी का OH है वो यहाँ पे अटैच होगा कार्बोक्सिल के साथ, और H जो है NH के साथ अटैच होके NH2, और इसमें कितने कार्बन हैं 1 2 3 4 5, इनके बिटवीन 5 कार्बन हैं, तो ये इसका प्रोड्यूस होगा, ये इससे प्रोड्यूस होगा NH2, दरमियान में CH2 5,
और COOH, ये आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैप्रोलैक्टम, आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैप्रोलैक्टम ये कंपाउंड इसमें बनेगा। और ये भी हम इसका हाइड्रोलिसिस हाई टेम्परेचर पे करते हैं, 533 से 543 केल्विन तक टेम्परेचर देते हैं, तो ये इसमें चेंज हो जाता है। इसमें इसको हम अमाइनो कैप्रोइक एसिड भी कहते हैं अमाइनो कैप्रोइक एसिड भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका फिर हम इसी की कंडेंसेशन होती है, यानी एक सेमी मोनोमर है, होमो पॉलीमरी है, इसी का कंडेंसेशन होता है और इससे पॉलीमर बनता है। सॉरी, यहाँ पे तो NH होगा, मैं अब इसका पॉलीमर ही लिखूँगा, ये 5CO। तो ये कंडेंसेशन से ये बनेगा और इसको हम कहते हैं नाइलून 6। इसको हम कहते हैं नाइलून 6। इसको जो रोप होती हैं, रस्सी होती है मज़बूत, उसमें वो इसकी बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो टायर कार्ड्स होते हैं, टायरों के अंदर जो फाइबर सा होता है उसे वो हम इसका बनाते हैं। तो इसका नाइलून 6 में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। इसका अब आंसर होगा ए। A nylon 6,6B polythene बोना एस करेक्ट अरेंजमेंट डिक्रीजिंग ऑफ इंटरमालिकुलर फोर्सेज, ठीक है। तो इनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेज नाइलॉन 6,6 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो सबसे ज़्यादा उसमें इंटरमालिकुलर फोर्सेज होंगी। उसके बाद है पॉलीथीन और ब्यूटाडाइन, ये तो नॉन पोलर ही हैं। पॉलीथीन और बुना एस पॉलीमर होता है ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का। तो इसमें जो हमारे पास है इंटरमालिकुलर फोर्सेस, वो हम इनके जो साइज़ है मोनोमर का, पॉलीमर का, वो देखेंगे जितना, क्योंकि इनमें नॉन पोलर है, वांडर वाल फोर्सेस होंगी। तो उसमें यानी उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जिसका साइज़ लार्ज होगा उसमें एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो उसमें फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो यहाँ पे जो बुना ऐसे, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज होता है, लार्ज होने की वजह से इसमें एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो फोर्सेस भी स्ट्रांग होंगी। तो सेकंड पे आएगा सी और उसके बाद आएगा बी। तो ये इन द डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ है ACB, यहाँ पे ACB नहीं है, तो इसका लास्ट होगा। आइडेंटिफाई हेट्रोपोलीमर, हेट्रो मीन जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं, यानी कोपोलीमर। नाइलॉन 6 में तो एक ही मोनोमर है, टेफ्लून में भी एक मोनोमर है, इसमें होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। और स्टाइरोन, इसमें भी एक ही मोनोमर है, पॉलीस्टाइरीन को स्टाइरोन कहते हैं, और इसमें मोनोमर होता है स्टाइरीन। तो सभी होमोपोलीमर ही हैं, हेट्रोपोलीमर नहीं हैं, तो इसका ऑप्शन होगा नन। नेचुरल रबर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से नेचुरल रबर कौन सा है? नाइलून है, कोडल है, सॉरी नेचुरल पॉलीमर पूछा गया यहाँ पे ना, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का, के इसमें नाइलून, कोडल और थेरोलिन है, तो इसमें ऑप्शन होगा नाइलॉन, तो इसमें सिंथेटिक है। कोडल ये पॉलीमर होता है टर्फथैलिक एसिड का और 1,4 डाई हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का, यानी इसमें जो कोडल है इसमें मोनोमर होते हैं, एक तो होता है इसके अंदर, सॉरी ये बेंजीन इस तरह बन गया, चलो मैं यहाँ पे कार्बोक्सिल है, ये टर्फथैलिक एसिड, या जिसको हम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और दूसरा इसमें मोनोमर होता है, कोडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सिंथेटिक पॉलीमर ही है। इसमें ये OH, ये हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इस साइड पे भी हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन होता है, तो ये 1,4 पोजीशन पे ये कोडल के मोनोमर्स हैं, तो ये भी सिंथेटिक है। उसके बाद टेरोलिन, ये पॉलिएस्टर होता है,
ग्लाइकोल का बहुत इसके रिलेटेड आज क्वेश्चन में आए, हमने डिस्कशन की, तो टर्फथैलिक एसिड का, तो ये भी सिंथेटिक है। सभी सिंथेटिक, इनमें से कोई भी नेचुरल नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा नन। इसका आंसर नन होगा। कोडल की एक्सप्लेनेशन पे मैंने देने के लिए उस पर टिक किया, तो इसका आंसर होगा डी। बुलेट प्रूफ हेलमेट्स आर मेड फ्राम, बुलेट्स प्रूफ हेलमेट ये बनाए जाते हैं लैक्सान के। लैक्सान एक पॉलीस्टर है, ये पॉलीकार्बोनेट्स भी कहते हैं। ये मोनोमर होता है डाई इथाइल कार्बोनेट्स का और बिसफिनोल का और डाई इथाइल कार्बोनेट का। तो लैक्सान इसके बुलेट प्रूफ जो हेलमेट्स वगैरह हैं, जैकेट्स बनाई जाती हैं। इसके अलावा विंडोज़ भी बुलेट प्रूफ इसके बनाई जाती हैं। उसके बाद सेकंड पे है, यही नहीं, इसका आंसर तो यही होगा फर्स्ट। सारांश ये आपको बताया है कि विनाइल क्लोराइड और 1 डाइक्लोरो इथीन इसके मोनोमर हैं। और गैलेप्टल ये भी पॉलीस्टर है, ग्लाइकोल का और आर्थोफ्थैलिक एसिड का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा ए। अमंग द फॉलोइंग इज ब्रांच्ड पॉलीमर, तो अच्छा, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड में फ़र्क होता है, ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो इसमें बैकलाइट, तो इसमें ब्रांचिंग नहीं होती। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन ये ब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग होती है। और लो डेंसिटी पॉलीथीन कुछ इसके बारे में कि इसको हम हाई टेम्परेचर पे इसको प्रिपेयर करते हैं इथीन से, और इसमें टेम्परेचर होता है 350 से 570 केल्विन तक, और प्रेशर भी हाई होता है। ट्रेस ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, इनिशिएटर यूज़ करते हैं, अमूमन पारऑक्साइड, और इसमें ब्रांचिंग होती है। और इसी की वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है। जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उतनी पैकिंग अच्छी नहीं होगी, कुछ गैप रहेगा, और उससे वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। तो इसकी डेंसिटी होती है 0 वाटर से भी कम डेंसिटी होती है, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसके लिए जो कंडीशन है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं 6 to 7 atm प्रेशर होता है, और टेम्परेचर होता है 330 केल्विन के राउंड अबाउट 400 तक जाता है केल्विन में। तो इसमें तो मैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात कर रहा था। तो इसके लिए टेम्परेचर होता है 400 केल्विन तक, 300 से 400। और इसमें कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो हमारे पास होता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें एक्टिव स्पीशीज कौन सी है, वो टाइटेनियम होती है, ठीक है। तो उसके अलावा इसमें जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, ब्रांचिंग नहीं होती, पैकिंग अच्छी होगी, तो डेंसिटी वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी भी डेंसिटी वाटर से कम होती है, लेकिन लो डेंसिटी पॉलीइथीन से ज़्यादा होती है, 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, यानी कि ब्रांचिंग इसमें होती है, वो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है वल्कनाइजेशन मेक अ रबर। अच्छा, वल्कनाइजेशन नेचुरल रबर की जाती है, इसमें सल्फ़र को ऐड किया जाता है। और ये इसमें एक्चुअल में ये होता है कि जो नेचुरल रबर है वो स्टिकी होता है हाई टेम्परेचर पे, और सॉफ्ट भी होता है। तो और जबकि लो टेम्परेचर पे ब्रिटल होता है। तो ये उसकी पोर प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। नॉन पोलर के अंदर सॉल्वेंट के में सॉल्युबल भी हो जाता है। तो क्या है, पॉलीमर है, सॉल्युबल हो जाएगा, तो ये तो इसके ड्रॉबैक्स ही लग रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट भी है, हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाएगा, लो पे। तो इसको तो हम 10 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के इस रेंज के बाहर हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, जो हमारे पास नेचुरल रबर है। इसको जो लेटेक्स ट्री होते हैं ना, उनकी जो दरख्त होते हैं, उनकी लेटेक्स से इसको हासिल किया जाता है। तो इसकी स्टिकी होने की वजह से, सॉफ्ट होने की वजह से हाई टेम्परेचर पे, और ब्रिटल होता है लो टेम्परेचर पे, और सॉल्युबल होता है नॉन पोलर में। तो इन प्रॉपर्टीज़ को, पोर प्रॉपर्टी से अवॉइड करने के लिए हम वल्कनाइजेशन करते हैं रबड़ की, और ये इतना हार्ड भी नहीं होता।
ना हार्ड इतना होता है, टफ़ भी इसकी टफनेस भी बहुत कम होती है। तो इसको हम फिर सल्फ़र के साथ इसको ब्लेंड करते हैं 100 से तकरीबन 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर। तो सल्फ़र के साथ इसको हीट किया जाता है, इसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। यानी नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए सल्फ़र के साथ हीट करने को वल्कनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए सल्फ़र के साथ उसको हीट किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर। तो अमूमन इसमें 3 to 5% सल्फ़र को ऐड किया जाता है। जो टायर्स होते हैं गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स के टायर होते हैं, उसमें 5% तक सल्फ़र को ऐड किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो रबर है वो हार्ड हो जाता है, वो नॉन स्टिकी हो जाता है, और उसकी जो टफनेस है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और उसका ये भी एडवांटेज होता है कि जो हमारे पास वल्कनाइज्ड रबर है उसको हम वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में यूज़ कर सकते हैं। लो टेम्परेचर इवन -40 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई टेम्परेचर इवन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना इस पर बैड इफ़ेक्ट नहीं होगा। यानी इस टेम्परेचर यानी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो नेचुरल रबर है जिसको यानी नॉन वल्कनाइज्ड रबर है, उसको तो हम 10 डिग्री से 60 डिग्री तक ही यूज़ कर सकते हैं, ना इससे कम टेम्परेचर, ना 60 से ज़्यादा। तो वल्कनाइजेशन रबर से एक तो इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है, ये भी ठीक है, स्टिफनेस बढ़ती है, क्रिस्टलाइन नहीं है, ये इसका ऑप्शन नहीं है। अच्छा बोथ है, यहाँ पे पूछा कि मेक रबर है, तो इसका बोथ होगा। विच आर यानी कि सल्फ़र को ऐड करने से नॉन क्रिस्टलाइन हो जाता है ना, वो क्रिस्टलाइन नहीं होगा। विच आर नेचुरल पॉलीमर, रेयान ये तो सेलुलोज एसीटेट को कहते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल ये तो ये सेमी सिंथेटिक में आते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में हमारे पास होते हैं जो सेलुलोज से, जैसे सेलुलोज नाइट्रेट है और इसी तरह सेलुलोज एसीटेट है, ठीक है। तो ये सेमी सिंथेटिक है, यानी जो नेचुरल पॉलीमर है उनसे मज़ीद आगे उनको मॉडिफाई करके आगे पॉलीमर बनाए जाएँ तो उनको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसके अलावा सिंथेटिक होते हैं और नेचुरल होते हैं। तो यहाँ पे तो ये सेमी सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नन होगा। यहाँ पे ऑप्शन 3 में ये कुछ भी नहीं है। अच्छा उसके बाद है विच वन इज़ नेचुरल पॉलीमर। अच्छा एक चीज़ याद रखें, पॉलीमर में मोनोमर्स होते हैं, यही डेफिनेशन है। मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर में यही डिफरेंस है, यानी पॉलीमर मैक्रोमॉलिक्यूल में मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर हो सकते हैं यानी बड़े मॉलिक्यूल, लेकिन पॉलीमर वो होते हैं जिनमें मोनोमर होता है। अब यहाँ पे क्लोरोफिल्म, हेमोग्लोबिन मैक्रोमॉलिक्यूल तो है लेकिन पॉलीमर नहीं है, ठीक है ना। मैक्रोमॉलिक्यूल तो मैक्रोमॉलिक्यूल है लेकिन पॉलीमर भी मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉलीमर के लिए कंडीशन है कि उनमें मोनोमर का होना ज़रूरी है, उनमें रिपीटिंग यूनिट होते हैं, रिपीटिंग यूनिट। तो क्लोरोफिल में भी रिपीटिंग यूनिट नहीं है और हीमोग्लोबिन में। तो ये नेचुरल, अच्छा नेचुरल तो है लेकिन पॉलीमर नहीं है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से स्टेटमेंट के नेचुरल की तरफ ध्यान गया तो ये भाई एग्जिस्ट करेंगे दोनों, तो इस हिसाब से तो बोथ पे ही टिक करेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने इसमें ध्यान से पॉलीमर की बात की जा रही है, ये पॉलीमर नहीं है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका आंसर होगा नन। नेचर रबर इज़ हीटेड विद सल्फ़र, तो 3 to 5% ऐड की जाती है सल्फ़र। मैक्सिमम जितनी भी ऐड कर सके ना 30% तक ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा। यानी इतना हार्ड टायरों गाड़ियों के टायरों को देख लें कि उनको वल्कनाइज्ड करने के लिए 5% तक सल्फ़र ऐड की जाती है। तो कितनी इससे टफनेस पर एक्चुअल में इसमें ब्रांचिंग हो जाती है, सल्फ़र की क्रॉस लिंकिंग होती है, तो उससे इसकी टफनेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट बिलोंग टू फाइबर। अच्छा फाइबर में यानी इलास्टोमर में फाइबर में फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, तो नायलॉन तो फाइबर है, डेक्रान भी फाइबर से है, क्योंकि इसमें भी आपको पता है बाई फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहलिक है, अमीन वगैरह, तो इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्टाइरून फाइबर से नहीं है, स्टाइरून जो यानी पॉलीस्टाइरीन है वो फाइबर से नहीं है।
तो इसका आंसर होगा 51 का हमारे पास, विच इज़ नॉट बिलोंग टू फाइबर नाइलून 6 सॉरी, ये तो फाइबर से है, डेक्रॉन और स्टाइरोन, इसका सी आंसर होगा। उसके बाद 52 ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंटरमीडिएट हैलोजिनेटेड पॉलीमर। अच्छा, टेफ्लून में तो 4 फ्लोरीन होती है मोनोमर में, सारान में विनाइल क्लोराइड भी होता है, पॉली 1 डाइक्लोरो इथीन भी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में एक ही यानी कि क्लोरीन होती है मोनोमर में, तो ये इंटरमीडिएट है। बाकी एक्रीलोन कहते हैं और लोन को ही एक्रीलोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक्राइलोनाइट्राइल का है, पॉलीमर है, इसमें तो हैलोजन है ही नहीं। तो इसका आंसर होगा जो इंटरमीडिएट यानी इसमें हैलोजन है वो होंगी इसमें, सॉरी वो हमारे पास होंगी सारान में, क्योंकि इसमें एक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में एक है, उसमें 4 हैं, तो इस सारान इसका आंसर, मैं इसको दोबारा से इसको कलर से कन्फ्यूजन ना हो, बाकी आइडिया तो हो ही रही है, तो इसका आंसर होगा बी। चलें उसके बाद देखें, ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ मोनोमर। नाइलून 6 में कंडेंसेशन होती है, नाइलून 610 में, नाइलून 610 में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ही होती है। ये हमारे पास इसमें मोनोमर होते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और सिबैकिक एसिड, यानी 10 कार्बन वाला एसिड इसमें होता है, सिबैकिक एसिड CH2, सॉरी यहाँ पे 8 होंगी, COOH, ये हमारे पास फार्मूला है सिबैकिक एसिड का। तो ये मानोमर होता है नाइलून 610 में। उसके बाद ग्लेप्टल है, ये ग्लाइकोल और आर्थोफ्थैलिक एसिड का पॉलीमर है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन, ये सभी में बाई फंक्शनल हैं, तो सभी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू सिंथेसाइज होंगे। ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉलीअमाइड, इनमें से कौन सा पॉलीअमाइड नहीं है? तो पॉलीअमाइड इनमें से देखते हैं कौन से इसमें मोनोमर्स हैं। फर्स्ट है लेक्सॉन, सॉरी कैवलार है, कैवलार ये पॉलीअमाइड ही है। इसमें कैवलार में जो मोनोमर्स होते हैं, इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, इसमें टर्फथैलिक एसिड होता है, डाई अमाइनो बेंजीन होता है, या जिसको हम पैराफिनाइलिन डाइअमीन भी कहते हैं, या डाई अमाइनो बेंजीन। ठीक है, इसको हाई वेट जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है नोमैक्स भी एक पॉलीअमाइड है, और इसमें जो मोनोमर है वो है मेटाफेथैलिक एसिड, जिसको हम आइसोफेथैलिक एसिड भी कहते हैं। मेटाफेथैलिक एसिड बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नोमैक्स के अंदर मोनोमर्स होते हैं मेटाफेथैलिक एसिड और मेटा डाई अमाइनो बेंजीन। ठीक है, तो इसमें भी पेप्टाइड लिंकेज होगी, पॉलीअमाइड होगा। और लेक्सान ये पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीएस्टर है, पीछे तज़किरा किया इसका क्वेश्चन में। लेक्सान जो है ये पॉलीमर है पॉलीकार्बोनेट का, और यानी डाईथाइल कार्बोनेट का और बेस फिनोल का। ठीक है, तो ये इसमें पॉलीअमाइड लिंकेज नहीं होगी। उसके बाद है मेलामिन कंटेन। मेलामिन क्या होता है? मेलामिन का फार्मूला होता है ये, इसमें मेलामिन का, सॉरी ये तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच होते हैं, सॉरी ये मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये ठीक है, और यहाँ पे तो इसमें कॉन्जुगेशन भी होती है बॉन्ड की। यहाँ पे NH2, यहाँ पे भी NH2 और यहाँ पे भी NH2। यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया कि मेलामिन कंटेन नाइट्रोजन, तो मेलामिन के अंदर 6 नाइट्रोजन है, 6 नाइट्रोजन है, तो इसका आंसर होगा 6 है। विच टाइप ऑफ कोपोलीमर कोपोलीमर कंटेन दिस अरेंजमेंट?
अरेंजमेंट, मोनोमर की अरेंजमेंट के लिहाज से ये कोपॉलीमर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और उसमें एक तो हमारे पास होती है अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, उसमें तो मोनोमर अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, यानी ए बी दो मोनोमर हैं तो ए बी फिर बी उसके बाद ए एंड बी। सेकंड पे हमारे पास होते हैं ब्लॉक पॉलीमर, उसमें ब्लॉक की सूरत में होते हैं, लेकिन उसमें जैसे ये हमारे पास है ए बी बी फिर ए। याद रखें ब्लॉक की सूरत में मोनोमर की तादाद इक्वल होगी, ठीक है। जैसे 3A हैं फिर 3A आएंगे फिर 3A आएंगे, बी दो रिपीट हो रहे हैं तो वो भी दो होंगे, लेकिन ये इसमें इसकी ब्लॉक की सूरत में होंगे जो मोनोमर्स हैं। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास इसकी कैटेगरीज होती है रैंडम, उसमें यहाँ पे एक सीक्वेंस है लेकिन उसमें सीक्वेंस नहीं होता। जैसे यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे 3B आ गए, ठीक है, आगे फिर 4A आ गए, तो ये एक रैंडमनेस है, ठीक है। और फोर्थ पे हमारे पास इसकी ये फोर्थ पे कैटेगरीज होती है, उसको हम कहते हैं ग्राफ्ट पॉलीमर, यानी कोई पॉलीमर चेन है मोनोमर चेन में सेम है और ब्रांच पे दूसरे मोनोमर अटैच है, जैसे ये है यहाँ पे बी बी, तो ये हमारे पास हैं ग्राफ्ट पॉलीमर जिसमें ब्रांचिंग होती है एक मोनोमर की दूसरे की स्ट्रेट चेन के साथ, और सॉरी ये, ठीक है। और ये अल्टरनेटिंग है, ये हमारे पास ब्लॉक हैं और ये रैंडम है। यहाँ पे किस टाइप की अरेंजमेंट है ज़रा देखें इसको। अब ये इसमें 3A हैं फिर 4B, 3A 4 3B 3A 4B। अच्छा इसमें यहाँ पे 4B होना था, वैसे रैंडम में आएगा अगर इससे, लेकिन यहाँ पे 4B होना था, ठीक है, जो यहाँ पे है ना ये ऑप्शन में यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में एक्चुअल में 4B होना था, तो जिस हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया तो इसका आंसर होगा ये क्या होगा, इसमें ब्लॉक की सूरत में है, रैंडम नहीं है। यानी यहाँ पे एक बी और लिख लें तो ये रैंडम हो जाए, ये तो रैंडम है लेकिन एक बी और, तो ये हमारे पास होगा सॉरी ब्लॉक कोपॉलीमर, ठीक है। तो थोड़ा इसमें मिस्टेक है इतना। नेचुरल रबर कंटेन, ये बताया भी कि इसके अंदर 11,000 से 20,000 तक मोनोमर्स होते हैं। बुना एस के अंदर स्टैंड इसमें सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में ये होता है कि बुना एस ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से सिंथेसाइज करते हैं और उसमें सोडियम मेटल को एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, तो सोडियम की कैटलिस्ट होने की वजह से पॉलीमर के अंदर उसको भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका होगा सोडियम। यहाँ पे सोडियम नहीं है तो इसका लास्ट ही होगा। इन वल्कनाइजेशन सल्फर मेक्स रबर, वल्कनाइजेशन में मोर इलास्टिक, सल्फर मोर इलास्टिक, नॉन स्टिकी, ठीक है, डक्टाइल, तो सभी करेक्टरिस्टिक होंगी पाई जाएंगी जब रबड़ को वल्कनाइज्ड किया जाएगा। विच इज़ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, जो पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू इन स्टेप वाइज, मैंने कहा था ना कि उनके जो मिडल वाले हैं फंक्शनल ग्रुप वहाँ से तो रिमूवल कुछ होगा, कंडेंसेशन होगी, और साइडों से फिर स्टेप वाइज ये चलता है ना, तो इसको कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर सिंथेसाइज होते हैं हम उनको कहते हैं कि वो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। यहाँ पे स्टार्च, इसमें भी कंडेंसेशन होती है, ठीक है, प्रोटीन में भी कंडेंसेशन होती है, अमाइनो एसिड की, स्टार्च में ग्लूकोज की, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज की, और न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें मोनोमर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो नाइट्रोजनियस बेस शुगर और फास्फेट ग्रुप से बनते हैं। तो ये सभी स्टेप ग्रोथ पॉलीमर हैं यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑल। एक्रिलोन फार्मेशन फ्रॉम द मोनोमर प्रेफर, एक्रिलोन होता है ये और लोन को ही कहते हैं, और इसमें होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये हमारे पास है मोनोमर, और इसमें एनायनिक पॉलीमराइजेशन या कैटायनिक के थ्रू ये परफॉर्म होगा, तो उसमें हम देखते हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। जैसे यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे बाण अगर ख़त्म करूँ तो यहाँ पे इसका अगर एनाइन बनेगा, ठीक है ना, तो एनाइन के लिए क्योंकि CN इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट है,
ठीक है, यहाँ पे आ गया रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है ना, जीओसी में डिटेल से हमने डिस्कस किया स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को विद ड्रा करेगा, तो ये इस इंटरमीडिएट की यानी A9 की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे यानी A9 की स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप एनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। यानी जो भी चार्ज है ना, चार्ज को जो चीज़ मिनिमाइज़ करने वाली होती है वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग माइनस की स्टेबिलिटी को यानी इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे तो न्यूट्रल की तरफ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इसका कंसेप्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे यानी एनाइनिक कंडीशन पे ये इसको प्रेफर करेगा, ये पॉलीमर, इस पॉलीमर का बनना। केटाइनिक को क्यों नहीं, क्योंकि केटाइनिक अगर बनेगा तो केटाइन इंटरमीडिएट, केटाइनिक पॉलीमराइजेशन अमूमन होती हैं एसिड होते हैं उसमें H पॉजिटिव वगैरह जो है उसको इनिशिएट करते हैं, और एनाइनिक को अमूमन बेस होती हैं जैसे पोटाशियम अमाइड है, KNH2 है, सोडामाइड वगैरह हैं। तो अगर केटाइन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज CN, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, पहले प्लस चार्ज है फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं, तो ये मज़ीद अनस्टेबिलिटी लाएगा। तो ये इस कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू इसको ये परफॉर्म नहीं होगा। तो इसका एनाइनिक कंडीशन होंगी विच इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स केटाइनिक पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे भी हम स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन को देखेंगे। अब केटाइनिक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन को इन्हांस करते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो जितने यानी कि जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा ना, तो फर्स्ट में अगर हम देखें ग्रुप अटैच है फिनाइल, सेकंड में मिथाइल है, थर्ड पे है एस्टर ग्रुप है, और लास्ट पे है क्लोरीन। तो क्लोरीन और एस्टर तो इलेक्ट्रॉन विद रहेंगे, लेकिन मिथाइल और फिनाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजेंगे, और इनमें से भी फिनाइल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिनाइल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज़्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मैक्सिमम होने की वजह से ये केटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट, ये फर्स्ट पे होगा, ये सेकंड पे, सॉरी ये थर्ड पे, और ये फोर्थ पे। ठीक है, विच इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स केटाइनिक पॉलीमराइजेशन। तो इसमें भी हम स्टेबिलिटी ऑफ, ये स्टाइरीन के डेरिवेटिव हैं, तो स्टाइरीन का जैसे यहाँ पे स्टाइरीन है, ये स्टाइरीन होगी, और इसमें जैसे मिथाइल है, मेथॉक्सी है, नाइट्रो है। तो इसमें भी कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं। तो कैटाइनिक में तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो स्टेबिलिटी को इन्हांस करते हैं। तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, मेथॉक्सी उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट रखता है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी हैं। ठीक है, और नाइट्रो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये तो केटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वो बी ऑप्शन इसका, यानी बी आंसर होगा। इसमें मेथॉक्सी ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल। विच वन इज़ नॉट फैलिक एसिड मोनोमर। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है कि कौन सा, किस में फैलिक एसिड नहीं है। तो इसमें मेलार, ये कहते हैं डेक्रान को ही कहते हैं, यानी पोलिस्टर। तो ये तो इसमें तो फैलिक एसिड मोनोमर होता है। केवलार में भी फैलिक एसिड मोनोमर होता है, इसमें पैराफथैलिक एसिड होता है। और डाईअमाइनो बेंजीन है। लास्ट पे ग्लेप्टल है, तो इसमें भी आर्थोफथैलिक एसिड और ग्लाइकोल सभी में फथैलिक एसिड मोनोमर है, तो इसका लास्ट होगा। उसके बाद है सॉफ्ट ड्रिंक एंड बेबी फीडिंग बॉटल्स एंड आर जनरली मेड ऑफ, ये पॉलीअमाइड्स के बनाए जाते हैं। विच इज़ अ चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है, तो चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है,
एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो पॉलीमर सिंथेसाइज किए जाते हैं वो चेन ग्रोथ पॉलीमर। उसमें बताया कि चेन जो है एक तो उसमें ग्रो कर रही होती, क्योंकि उसमें कोई एलिमिनेशन तो हो नहीं हो रहा होता, ना उसमें कोई स्टेप वाइज चल रहा होता है, क्योंकि उसमें एक दफ़ा इनिशिएटर बन गया उसके बाद तो वो दूसरे पे अटैक करेगा, उसको भी इनिशिएटर इंटरमीडिएट बना देगा। तो चेन ग्रो करती रहेगी जब तक कोई टर्मिनेटर ऐड नहीं करेंगे, कोई टर्मिनेट रिएक्शन को नहीं करेंगे। तो इसमें पॉलीप्रोपाइलीन है, टर्लीन, तो ये तो इसमें कंडेंसेशन है। गैलेप्टल आर्थोफ्थैलिक एसिड और ग्लाइकोल का पॉलीमर है, ये भी कंडेंसेशन है। तो इसको हम कहते हैं स्टेप ग्रोथ। ये दोनों हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, और फर्स्ट है चेन ग्रोथ पॉलीमर। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली यूज्ड एज द टायर कॉर्ड। तो नाइलॉन 6 को यूज़ करते हैं। फाइबर अमंग द फॉलोइंग, नाइलॉन 6 फाइबर है। बैकलाइट थर्मोसेटिंग है। बोना एस भी इसमें आएगा। जो फर्स्ट में हमारे पास इलास्टोमर्स हैं, और इसका लास्ट ही ऑप्शन इसका होगा नाइलॉन 6। ये फाइबर से बिलोंग करता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इनकी इलास्टिसिटी कम होती है, इलास्टोमर्स नहीं होते, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन हो गया 68। उसके बाद है 69 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। स्टाइरून तो सिंथेटिक ही पॉलीमर है। पॉलीस्टाइरीन को कहते हैं गन कॉटन। सेलुलोज नाइट्रेट को कहते हैं गन कॉटन, यानी ये सेलुलोज के नाइट्रेशन से, ठीक है। तो मीन के एक नेचुरल पॉलीमर से ये बनाया गया है, तो सेमी सिंथेटिक होगा। नेचुरल रबर तो नेचुरल ही है, तो सेमी सिंथेटिक इसमें है बी। अमाउंट ऑफ पॉलीथीन फ्राम द 64 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज अदर रिएजेंट्स आर इन एक्सेस, ठीक है। 64 किलोग्राम है कैल्शियम कार्बाइड, तो इससे पॉलीथीन का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हम इसके रिएक्शन लेंगे। रिएक्शन इसके क्या होंगे, फर्स्ट पे इसके तो रिएक्शन लिखते हैं। क्या होता है कि कैल्शियम कार्बाइड का इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, और इससे प्रोड्यूस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और C2H2। मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें एसिटाइलिन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि C2H2 का हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, और ये होता है C2H4 में इथीन में चेंज होगा, कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे देखें, कैल्शियम कार्बाइड का 74 किलोग्राम है। अगर इसका हम मोलर मैस देखें, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का यहाँ पे 24 होगा, 2 का, तो 40 और 24, ठीक है। ये हमारे पास सॉरी 64 kg है, 64 kg। तो यहाँ पे 64, 40 कैल्शियम का और कार्बन का 24, ये हो जाएगा 64 ग्राम है। अब यहाँ पे इसका जो वेट दिया गया वो 64,000 ग्राम है, ठीक है। तो इसको हम 64 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1000 मोल आ जाएगा, ठीक है। मैस को मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे, ग्राम में कर लेना है 64 को। 64 को मैं चलो इसको यहाँ पे कर देता हूँ। 64,000 हमारे पास है कैल्शियम कार्बाइड ग्राम में। इसको इसके मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1000 मोल बन जाएगा, 1000 मोल ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन से देखें, अगर 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड हो तो 1 मोल इथीन का प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड भी हैं। यहाँ पे वाटर के चलो यहाँ पे दोगे, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू कैल्शियम कार्बाइड इसमें प्रोड्यूस होगा जो इथीन है वो, तो उसके हिसाब से वो एक है, तो ये भी एक है। वो अगर 64 मोल हैं, यानी 1000 मोल है कैल्शियम कार्बाइड के, तो इथीन के भी 1000 मोल ही प्रोड्यूस होंगे। अब 1000 मोनोमर हैं, 1000 मोनोमर हैं, तो एक या यानी 1000 मोल हैं इथीन के, तो 1 मोल का इथीन का मैस होता है कार्बन का 24, हाइड्रोजन का 4, यानी इथीन में तो 28 हो गया। तो 1000 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28,000 ग्राम,
ठीक है, इसके किलोग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 28 किलोग्राम इसका आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के क्विज सेशन का सिंथेटिक पॉलीमर का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक भी करें। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं हमारे इस चैनल के तो सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, कोई इशू आता है किसी चीज़ में भी यानी क्वेश्चन में तो आप वहाँ पे रेज़ कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में उसको। ठीक है, तो अब हमारा ये चैप्टर्स एंड होने वाले हैं जो हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह लास्ट हम डिस्कस करेंगे और वो हैं हमारे पास यानी हमने प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड तो टाइट्रेशन साल्ट एनालिसिस का किया था। अब इंशाल्लाह हम करेंगे ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाली वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को नोट भी किया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन हैं उनके रिलेटेड आपसे डिस्कशन होगी। उस वक्त तक आपसे उसके बाद आपसे यानी मुलाकात होगी। तो उस वक्त तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।